हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉग एजुगिरी। 8th नवंबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग इनकंसिस्टेंट, नॉट पुटिंग द थिंग एट 6 p.m. Something is going on, that is why. And yeah, let's start with the analysis. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनी काउंसलर कैंप्स इन कनाडा कैंसल्ड। अब यार यहाँ पर ये हमें पता होना चाहिए कि कनाडा के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गए हैं। इवन वीज़ा जो लगने का तरीका होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स आने वाली हैं, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कनाडा के साथ हमारे रिलेशंस जो हैं वो अभी ख़राब चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, तो काउंसलर स्टाफ जो है वो वापस आ रहा है, बंद किए जा रहे हैं काउंसलर कैंप्स, ये बोल रहे हैं। लिक्विडेट जेट एयरवेज टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट्स ऑफ एयरलाइन। लिक्विडेट मतलब खत्म कर दो इसको, जो पैसा है इसमें वो मतलब बेच कर जो भी बेच सकते हो, सेल ऑफ एंड वट एवर यू गेट एंड देन यू पे ऑफ द क्रेडिटर्स। दैट इज वॉट सुप्रीम कोर्ट हैज सेट। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे डायरेक्टेड द liquidation of jet airways to commence as the last viable resort to protect the interest of the debt ridden airline, the creditors, workmen and employees following the failure of the resolution plan. ना रेजोल्यूशन प्लान क्या होता है कि हम इसको कैसे रिवाइव कर सकते हैं, या तो ये प्लान होता है रेजोल्यूशन प्लान के अंदर कि हम इस कंपनी को या तो सेल ऑफ कर दें या इसको चला लें हम। ठीक है, वो कुछ भी चल नहीं रहा है इसका, तो अल्टीमेटली इसको लिक्विडेट करो, मतलब इसको वाइंड अप करो। तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड लिक्विडेशन ऑफ जेट एयरवेज। ठीक है ना, जेट एयरवेज एक कंपनी थी जिस जो एयरलाइंस थी। ठीक है ना, तो उसके बाद उसको कहा जा रहा है कि आप इसको लिक्विडेट कर दीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे क्या कह रहा है, फेलियर ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। जो रेजोल्यूशन प्लान है वो फेल हो गया है। अ 3 जज बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ सेट स्पीडी रेजोल्यूशन जो होना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद हाँ बस कौन सी को लिक्विडेशन के लिए बोला है, कौन सी एयरलाइंस को, ये क्या क्वेश्चन आएगा, कौन सी एयरलाइंस को बोला गया है कि लिक्विडेट कर दो, वाइंड अप कर दो जेट एयरवेज को। ये एयरवेज थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। द न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, दैट इज NCQG। ठीक है ना, ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि कोप जो है वो होने वाली है। ठीक है, अब नवंबर के अंदर मे बी हमने इतने अच्छे से ना किया हो, बट मुझे लग रहा है कि हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो लिख लेते हैं NCQG। तो यहाँ पे NCQG की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। क्या है, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गो विल बी द की डिटर्मिनेंट ऑफ कोप 29, ऑल्सो टाउटेड एज फाइनेंस कोप। तो अब यहाँ पर फाइनेंशियल देखिए, कोप क्या है, कोप 29 जो है वो कहाँ पर हो रही है, अजरबैजान में हो रही है। ठीक है ना, ठीक है, अब यहाँ पर अजरबैजान, ठीक है, बाकू में हो रही है अजरबैजान में। ठीक है, तो यहाँ पर कोप पहले है क्या, व्हाट इज कोप, कोप की फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो ये बाकू में हो रही है, ये किसके बारे में डिस्कस करती है, क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कशन होती है कि कैसे क्लाइमेट चेंज को रोका जाए, कैसे इससे बचा जाए। ठीक है ना, अब इसके फाइनेंसेस जो हैं वो डिस्कस होंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो बाकू के अंदर, ठीक है ना, जो बाकू के अंदर कोप होने वाली है, इसको क्या बोला जा रहा है, इसको फाइनेंस कोप भी बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, फाइनेंस कोप बोला जा रहा है। ठीक है ना, द फाउंडेशन ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस एक्शंस इज अनइक्वोकली सेंटर्ड ऑन एड्रेसिंग द नीड्स एंड प्रायोरिटीज ऑफ एड्रेसिंग कंपनी। ठीक है, उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट एज मैंडेटेड इन आर्टिकल 9 ऑफ पेरिस अग्रीमेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पर फाउंडेशन ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस एक्शंस। ठीक है ना, तो अब क्लाइमेट फाइनेंस मतलब अगर आपको क्लाइमेट चेंज से लड़ना है या आपको करना है कि अब कोल से आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, आप चाह रहे हो कि आप रेन्यूएबल सोर्सेज पे जाओ, तो पैसा चाहिए कोल से उधर जाने में, वो पैसा कहाँ से आएगा, तो वो जो है विल शेप द फ्यूचर ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस। तो यहाँ पर शेप द फ्यूचर ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस। तो इस बार की मीटिंग होने वाली है, उसमें क्लाइमेट को ये फाइनेंस कैसे करेंगे, पैसा कैसे करना है, ये डिस्कस कर रहे हैं। द स्केल ऑफ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन एंड टाइम फ्रेम्स एंड सोर्सेज डेवलपिंग कंट्रीज इंसिस्ट दैट फाइनेंशियल बर्डन मस्ट नॉट शिफ्ट अनफेयरली ऑन टू देम। दे emphasize the responsibility of developed countries to provide support, laying stress on the need of for equity in climate finance। तो ये सब चीजें हैं, अब कौन कंट्रीब्यूट करेगा, तो क्वेश्चन क्या है, who is going to contribute, how much, who is going to contribute
हाउ मच, कौन कितना पैसा जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा, कंट्रीब्यूशन डिसाइड होगी, डेवलप्ड कंट्रीज कितना करेंगी, डेवलपिंग। हमारा क्वेश्चन क्या बन सकता है, हमारा क्वेश्चन इसकी फुल फॉर्म बन सकती है, एंड जो भी डिसीजन होगा वो क्वेश्चन बनेगा कि क्या है, ठीक है ना, बस इतना ही क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद स्टेट्स ऑब्लिगेशन टू इंश्योर दैट ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप हर जो प्राइवेट चीज है, कोई प्राइवेट ओनरशिप है किसी चीज पे, आप ये नहीं कह सकते कि ये रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो इसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी या आप हमें दे दो, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके ऊपर डिटेल्ड आर्टिकल आज आया है, वो हम पढ़ेंगे, उससे हमें बहुत क्लैरिटी होगी, ठीक है ना। तो ये वाला तो बेकार सा आर्टिकल है, ये हम इसको इतनी नहीं वो देंगे। उसके बाद बात हो रही है इंडस ट्रीट वाटर्स ट्रीटी की। तो इंडस वाटर्स ट्रीटी जो है वो किसके बीच में हो रखी है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और इंडिया क्या चाहता है, मॉडिफाई करना चाहता है। तो इंडिया सर्व्ड फॉर्मल नोटिस कब, इन अगस्त 2024, ठीक है ना। तो इसमें फॉर्मल नोटिस किसके लिए, इसके लिए टू मॉडिफाई द ट्रीटी, टू रिव्यू एंड मॉडिफाई द ट्रीटी to address India's specific concerns relating to altered population, agricultural and other uses, डेवलपमेंट ऑफ क्लीन एनर्जी, एग्रीकल्चर चेंजेस। तो वहां पे वो कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस ट्रीटी हुई थी जिसके अंदर जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज है उसका वाटर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये डिसाइड हुआ था। अब इंडिया क्या कह रही है कि हमें इसके अंदर चेंजेस चाहिए, वी नीड टू चेंज इट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो किशन गंगा डैम है उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी 2013 में पाकिस्तान को, बट ये अल्टीमेटली अप्रूव हो गया था कि ठीक है इंडिया सही यूज़ कर रही है। तो यहाँ पे इंडिया क्या चाहता है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसके अंदर क्या हो जाए, मॉडिफिकेशन हो जाए। और उसके लिए क्या दिया है, अगस्त 2024 में फॉर्मल नोटिस दिया है, फॉर्मल नोटिस दिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2-3 दिन तक इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में डिटेल्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे एंड दैट वील बी एबल टू कवर। उसके बाद आगे चलेंगे। So, 9-judge constitutional bench of Supreme Court in a majority judgment held that not every private resource can be considered a material resource of the community to be used by the government to serve the common good। तो यहाँ पे क्या कहा है कि हर प्राइवेट रिसोर्स को आप मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी नहीं बोल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड, लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नॉट every private resource can be considered a material resource of the community to be used by the government to serve the common good। तो वो क्या कह रहे हैं कि हर प्राइवेट रिसोर्स जो है आप उसको मटेरियल कम्युनिटी रिसोर्स का नाम नहीं दे सकते, ठीक है ना। ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है, ठीक है ना। और इन्होंने ओवरटर्न कर दी कौन सी जजमेंट, ओवरटर्न द जजमेंट ऑफ ओवरटर्न द प्रीवियस जजमेंट। ईयर नहीं लिखने की जरूरत, प्रीवियस जजमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर ही हमें पहली चीज समझा रहे हैं, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना। डायरेक्टिव ये बता रहे हैं आर्टिकल 39B के बारे में। इसके बारे में आ रहा है आर्टिकल 39B के बारे में। आर्टिकल 39B इन पार्ट 4 प्रोवाइड दैट, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि ये जरूरी नहीं है फॉलो करने, ठीक है, बट अगर फॉलो कर ले गवर्नमेंट तो बहुत बढ़िया। सो दिस इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है ना। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, क्या कहते हैं, ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ material resources of the community
are so distributed as best to subserve the common good. क्या करेंगे, वो सर्व करेंगे कि आपको रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कि वो मटेरियल रिसोर्सेज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे करने हैं कि कॉमन गुड को सर्व कर सकें. द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली गारंटीड राइट टू प्रॉपर्टी. अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट है राइट टू प्रॉपर्टी डिस्कस करी जा रही है, ठीक है ना. राइट टू प्रॉपर्टी, तो राइट टू प्रॉपर्टी यूज टू बी अ fundamental right. What was right to property? It was a fundamental right. So right to property used to be a fundamental right under article 19(1)(f). And 19(1)(f), what is article 19(1)(f)? It used to be a fundamental right, and this is a PYQ. ठीक है ना. तो कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू चेंज किए? 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. 25th अमेंडमेंट हुई इन 1971, ठीक है ना. तो और आर्टिकल 31, ठीक है ना. ये दोनों राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात करते थे. 31 आर्टिकल 31C was added through it provided an exception that laws made to fulfill principles under this shall not be void. उसके बाद ये हमें याद नहीं. द वैलिडिटी ऑफ 13 बट मेड इट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. द राइट टू प्रॉपर्टी वाज ओमिटेड फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A. ये नहीं नोट करना, ठीक है. हमें इतना ही नोट करना है कि ये वाला PYQ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हमें नोट करना है कि फंडामेंटल राइट जो था, बट देन नाउ इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. व्हाट इज इट? राइट टू प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. फंडामेंटल राइट के चैप्टर में से निकल के ये कहाँ आ गया? आर्टिकल 300A के अंडर आ गया है. एंड व्हाट इज आर्टिकल 300A? आर्टिकल 300A क्या कहता है? एनी लॉ टू एक्वायर प्राइवेट property by the government should only be for a public purpose with adequate compensation meted out. ठीक है ना. तो यहाँ पर क्या हमें ये याद करने की ज़रूरत है? यू कैन ओनली रीड इट. याद हमें सिर्फ एक ही चीज़ करनी है कि पहले फंडामेंटल राइट होती थी आर्टिकल 19(1)(f) के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी, एंड नाउ इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A. ठीक है. उसके बाद आगे चलेंगे. सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड कर्नाटका स्टेट. अब यहाँ पर पहले कौन सी जजमेंट के अंदर क्या कहा गया था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके बारे में क्या कहा गया था? ये वाली जजमेंट में बता रहे हैं कि उसमें कहा गया था कि प्राइवेट मतलब इट वाज अपहेल्ड आफ्टरवर्ड इंटरप्रेटिंग मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी. की ये कहा गया था कि मतलब मोस्टली हर चीज़ ही मटेरियल रिसोर्स के अंदर डाल दी गई थी इस जजमेंट के अंदर. ठीक है. बट अब क्या कह रहे हैं? कौन सी जजमेंट है ये? थर्ड पॉइंट लिखेंगे. जो रीसेंट जजमेंट है उसका नाम नोट करेंगे. दैट इज प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है. अब इसके अंदर क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है दैट every property owned could be used by the state as a material resource to subserve the common good as a rigid economic ideology. उन्होंने बोला कि पहले जो it was earlier the earlier ruling that every privately owned property could be used by the state as a material resource to serve the common good. ठीक है ना. क्या कहा गया इसको? इज अ रिजिड इकोनॉमिक आइडियोलॉजी. क्या कहा गया? दैट इट इज अ स्ट्रिक्ट. रिजिड का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्ट
इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है ये, तो ये हम फॉलो नहीं करेंगे। हमारी जो इकोनॉमी है वो चेंज हो गई है ग्रेटर, तो हम क्या ये जो है रिजेक्ट कर गई। दिस ओपिनियन लिखेंगे, दिस ओपिनियन हैज बीन रिजेक्टेड। क्या कर दिया, दिस हैज बीन रिजेक्टेड। ठीक है, आगे चलेंगे। CSR कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या होती हैं? CSR contributions. What are CSR contributions? CSR contributions are corporate social responsibility. क्या है? Corporate social responsibility. That is, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनकी भी सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको भी दान में कुछ देना चाहिए। ठीक है ना, NGOs को और ये सब। इंडिया बिकेम फर्स्ट कंट्री टू लीगली मैंडेटरी बनाया किसको? CSR को। इंडिया फर्स्ट कंट्री बनी जिसने ये किया। ठीक है ना, किसके अंदर किया? सेक्शन 135, किसके अंदर किया? सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। किसके अंदर किया? सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, उसके बाद रूल्स कैन नॉट चेंज मिडवे ऑफ पब्लिक सर्विस रिक्रूटमेंट। अपॉइंटमेंट के बाद आप रूल्स नहीं चेंज कर सकते, और अगर करते भी हो तो वो टू टू द हार्म ऑफ द पर्सन नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया है? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड रूल्स कैनॉट बी चेंज्ड मिडवे आफ्टर पब्लिक रिक्रूटमेंट। Now what is the meaning of the term public recruitment? Public recruitment का मतलब क्या होता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, ठीक है, यू आर डूइंग गवर्नमेंट जॉब, तो आप मिडवे जो है रूल्स नहीं चेंज कर सकते हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, और हमें इतना ही पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा डिटेल में हमें क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद 5 जज बेंच, ठीक है, ये हमने कर दिया, ये रिपीट हो गया मेरे से। उसके बाद नीति आयोग के जो CEO हैं BVR सुब्रमण्यम, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ RCEP। किसने बोला ये बोला है नीति आयोग के CEO ने। तो क्या बोला है? इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ RCEP। किसका पार्ट होना चाहिए इंडिया? RCEP का पार्ट होना चाहिए। दैट इज RCEP। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म RCEP? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, regional comprehensive economic partnership and comprehensive and progressive agreement for trans-Pacific partnership। ठीक है ना? ठीक है, अब इसके अंदर नीति आयोग CEO BVR सुब्रमण्यम सेड। उसके बाद यहाँ पे क्या? इंडिया पुल्ड आउट ऑफ RCEP। इंडिया ने कब पुल आउट किया RCEP से? इंडिया पुल्ड आउट ऑफ RCEP इन 2019। इंडिया पुल्ड आउट ऑफ RCEP इन 2019, 2019 में इन्होंने निकाल दिया। ठीक है ना, एंटर्ड इन 2013। तो ये एक इकोनॉमिक ग्रुप है ट्रेड वगैरह के लिए। ठीक है ना, इसके अंदर 10 मेंबर कंट्रीज है, 10 मेंबर्स हैं, जिसके अंदर कौन कौन से हैं? ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये यहाँ पे लिखेंगे हम, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, लाओस,
एंड वियतनाम। ठीक है, 6 FTA पार्टनर्स हैं जो ये सारे हैं, और इंडिया ने विड्रॉ कर लिया इससे, कि कहा कि इसका जो मेंबर है चाइना भी इसमें इंटरेस्ट ले रहा है, और ये सब कह करके इंडिया ने विड्रॉ कर लिया। तो इंडिया ने कब पुल आउट किया? 2019 में पुल आउट किया। ज्वाइन कब किया? 2013 में। 10 मेंबर्स हैं इसके अंदर। और अब कौन कह रहे हैं इसको ज्वाइन करने? ठीक है ना, सेज नीति आयोग। ये नीति आयोग के CEO ने बोला कि इंडिया को ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है ना, हमारे ट्रेड के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ऐसा बोला है। इसराइल इंक्स $5.2 billion पैक्ट to buy 25 next generation F-15 fighter jets. Israel signed a $5.2 billion agreement with Boeing to purchase 25 next generation F-15 fighter jets financed by US military aid। ठीक है ना, यूएस मिलिट्री एड से ही यूएस की कंपनी को पैसा दे रहे हैं कि तुम ही बना दो हमारे लिए। China pharmaceutical giant AstraZeneca said on Thursday that the head of China operations had been detained after report that a firm was under investigation for potential illegal data collection and drugs import। ठीक है ना, अब यहाँ पर चाइना ये कर रहा है, बट अभी हमें नोट नहीं करना है, बिकॉज अगर ज़्यादा न्यूज़ में आएगा तब करेंगे। आयरलैंड इंटेंड्स, क्या है? इंटेंड, सोच रहा है, इंटेंड्स टू ज्वाइन साउथ अफ्रीका केस against Israel at International कोर्ट ऑफ जस्टिस। कहाँ पे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। तो साउथ अफ्रीका जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया, जिसमें कहा है कि इसराइल जो है जेनोसाइड कर रहा है। कहाँ पर? गाजा में। ठीक है, जेनोसाइड का मतलब क्या होता है? किलिंग वन पर्टिकुलर क्लास या ग्रुप ऑफ पीपल। तो पैलेस्टीनियंस के अगेंस्ट जेनोसाइड कर रहा है। इसके लिए साउथ अफ्रीका जो है वो ICJ में गई है, और इस आयरलैंड कह रहा है कि हम ये केस ज्वाइन करेंगे। इंटेंड करा नहीं, अभी इंटेंड सोच रहे हैं। Foundation stone laid for PV Sidhu Badminton Center. PV Sidhu Center for Badminton Sports Excellence was held in Visakhapatnam. Andhra Pradesh government has allocated 3 acres of land for establishing this facility. तो यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है? PV Sindhu Center for Badminton and Sports Excellence। कहाँ पर आ रहा है? विशाखापट्टनम में। कहाँ पर आ रहा है? विशाखापट्टनम में। PV सिद्धू सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एंड बैडमिंटन एक्सीलेंस। ठीक है, उसके बाद बुद्धिस्ट स्कॉलर्स एंड एक्सपर्ट्स सेट द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट इन न्यू दिल्ली। तो फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है ये समिट, सबसे पहली बात। और दूसरी चीज, इसकी थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ दिस समिट? रोल ऑफ बुद्धा धमा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। तो बुद्धा धमा का स्ट्रेंथनिंग एशिया में क्या रोल रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना। सो गाइज दैट्स इट। आई होप आप loggery.in विजिट कर चुके होगे फॉर वन शॉट्स एंड MCQs। ठीक है ना, अगर MCQs के आपको ऑफर्स चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, बहुत जल्द आने वाले हैं, जैसे मैं बता रही थी, बस जल्दी से आई एम गोइंग टू मेक लाइव द ऑफर्स। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक भी कर देना। बाय बाय, टेक